हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग डेली चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था एक परिचय, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसमें जो उसके बारे में सभी ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, उससे का क्या मतलब होता है। तो ये जो होता है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय होता है। क्या होता है? देश की समस्त आर्थिक समन्वय गतिविधियों का समन्वय। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष जैसे कि देशों के समूह अथवा विश्व में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि शामिल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे देश का क्या जीडीपी है, क्या होने वाला है, हमारे देश कितना घाटा में चल रहा है, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो ये जो माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एडम स्मिथ कौन थे और उनका इससे क्या यानी कि रिश्ता। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन जो कि कब लिखे थे, 1976 ईस्वी में लिखे थे। वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं पर चिन्हित किया। एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त की अवधारणा की। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। जैसे कि क्लोज इकोनॉमी किसे कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में उसे बोल देंगे क्लोज इकोनॉमी, हिंदी में उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे में की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है। इसमें देखिए क्या होता है ना कि ना निर्यात होता है ना ही आयात होता है। निर्यात मतलब ना ही आप कोई सामान को भेज सकते हैं और ना ही उधर से ला सकते हैं, उसे ही निर्यात और निर्यात कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि बंद अर्थव्यवस्था में आप दूसरे देशों से, जैसे कि मान चलिए चीन, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, इस उधर से आप सामान नहीं भेज सकते हैं ना ही आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका जैसे कि अर्थ यानी कि आत्मनिर्भर किससे बोलेंगे, जो खुद पर डिपेंड है। मान के चलिए भारत है, भारत ना किसी को सामान देगा ना किसी से सामान लेगा, तब वो क्या कहलाएगा? आत्मनिर्भर। लेकिन भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में दिया हुआ जो शेष विषय की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती हो, फलस्वरूप इसमें आयात एवं निर्यात संबंधी गतिविधियाँ लगभग शून्य होती है। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के पूर्ण नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र जो होता है उसका भूमिका नगण्य होती है। अत्यंत न्यूनी विदेशी व्यापार के कारण उत्तरी कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। देखिए बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण किसे माना जाता है, तो उत्तरी कोरिया को माना जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है। ये जो कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है, अर्थात अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की विधियां एवं आय का वितरण एक विषय में जाना जाता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है आपका निजी स्वामित्व। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि निजी स्वामित्व क्या होता है। तो देखिए निजी स्वामित्व क्या होता है, तो निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा है। यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे निजी स्वामित्व, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा आपका निजी स्वामित्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय या बृहद बेरोजगारी। तो देखिए भारत में क्या है फ्रेंड्स, कृषि प्रधानता देश है, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी आपका बिल्कुल सही है, न्यून प्रति व्यक्ति है। और बृहद बेरोजगारी, यानी कि बृहद बेरोजगारी यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि राइट आंसर यहाँ से आपका बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है ना कि विकसित है। अतः उद्योगों की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष 3 लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहमित्व, यानी कि सरकारी और निजी दोनों मिलकर कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। सरकारी क्षेत्र जहां देश के वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है, क्या करती है, वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उद्देश्य से कार्य करती है। वही निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है। भारत एक कैसा अर्थव्यवस्था है, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका आय विश्लेषण से संबंधित। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं को विश्लेषण से अधिक व्यापक हो जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का लक्षण आय का विश्लेषण करना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता होती है, इसकी क्या होती है, इंटरनेशनल यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? तो क्या बोल रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? तो ये जो हो जाएगा संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व, क्या हो जाएगा आपका, संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों यथा उत्पादन, उपभोग, वितरण, कीमत निर्धारण इत्यादि का संचालन या नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों को कल्याण करना होता है। चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ हो जाएगा, देखिए चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो समाजवादी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या होती है? ये अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ पूंजी निर्माण की दर, बिल्कुल सही बात है। बी में दिया हुआ प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल सही बात है। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, निम्न आश्रित अनुपात। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि एक ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी कि पूंजी निर्माण का निम्न दर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और प्रति व्यक्ति निम्न आय, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिकी का दोहन आरंभिक स्तर से होता है। इस प्रकार के देश में गरीबी, निम्न जीवन स्तर इत्यादि विशेषताएं होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अफ्रीकी देश, अफ्रीकी देश क्या है, आपको बहुत ही गरीब है फ्रेंड्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया
जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका विनिर्माण क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आपको विनिर्माण हो जाएगा। और बैंकिंग ये सब जो आएगा आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों को अपनी गतिविधियां में कच्चे माल किस में आएगा, रॉ मटेरियल जो आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में इस रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। निर्माण, विनिर्माण तथा विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वानिकी एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र, जबकि बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है गिफन वस्तुएं से क्या तात्पर्य, यानी कि गिफन वस्तु किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गिफन वस्तु किसे कहा जाता है, तो जिनकी कीमत एवं मांग में अनुकूल संबंध पाया जाता है, यानी कि जिनकी कीमत मांग में अनुकूल संबंध पाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, गिफन वस्तु कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि गिफन वस्तु होता क्या है। ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है, यानी कि जिसका कीमत बढ़ेगा तो मांग में भी वृद्धि होगा, तथा कीमत कम होने पर मांग में कमी होती है, उसे गिफन वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग समाज के अत्यंत निम्न आय वर्ग करता है। इसीलिए जब गिफन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपयोग कम करके उपयोगिता उसकी मांग को बढ़ाता है। गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, अतः अर्थशास्त्र में इसे दुर्लभ वस्तु माना जाता है। यानी कि गिफन वस्तुएं किसे बोलेंगे, जब मांग बढ़ेगा तो क्या बढ़े, जब कीमत बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन 13। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें जो भारत को रखा गया है निम्न मध्यम आय वाले देश में रखा गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण में भारत को निम्न मध्यम वर्ग वाले देशों के श्रेणी में रखा गया है। इस समूह में कुल 54 देश को रखा गया है, जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1086 से बढ़ाकर 4255 अमेरिकी डॉलर के बीच है। कितना से कितना, 1046 से 4255 अमेरिकी डॉलर के बीच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्पादन, ये सब आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आपका हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलपूर्ति, ये सब आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। अगला है सेवा क्षेत्र, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग की, बीमा, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सब जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला है अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 2 और क्षेत्रक होते हैं, एक आपका चतुर्थ क्षेत्र और एक होता है पंचम क्षेत्र। यानी कि देखिए चौथा क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियां, जैसे कि सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, शोध एवं अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब आएगा चतुर्थ क्षेत्र में। पंचम क्षेत्र में आएगा उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्था, जैसे सरकार, विज्ञान, विश्वविद्यालय, मीडिया, गैर लाभकारी संस्थान आदि, ये सब आएगा पंचम क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवादी एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख कथन। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख कथन। अर्थव्यवस्था कार्य विश्लेषण करता है, निंदा नहीं करता। ये किसके द्वारा कहा गया, रॉबिन्स के द्वारा कहा गया है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा, मार्शल। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण किताबें, ये सब आपको बहुत एग्जाम में पूछता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। नेचर एंड
सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइसेज रॉबिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट J.M. किन्स हो जाएगा। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, क्या हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अगला है दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स, कौन है कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अगला है अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में और कला के रूप में होता है। विषय को क्रमबद्ध अध्ययन करना, पूर्व अनुमान पर आधारित विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन। कला के रूप में तो दैनिक जीवन से संबंधित, व्यवहारिकता से संबंधित, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति, दैनिक जीवन को कलात्मक, ये सब आपका क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र से हो जाएगा। चलिए विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2023 के अनुसार देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था में यानी कि नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएस यानी कि ट्रिलियन डॉलर में, तो सबसे पहला देश हो जाएगा आपका अमेरिका, उसके बाद चीन, जर्मनी, जापान। भारत क्या वहाँ पे है, तो भारत 5वां में है, याद रखिएगा। यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली, कोरिया। ये सब आपका जीडीपी कितना है, भारत का जीडीपी 3.73 हो जाएगा। भारत का याद रखिएगा, भारत का कितना है 3.73। चलिए अर्थव्यवस्था के प्रकार जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो आपका होता है सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, फिर विकास के आधार पर किया जाता है, फिर वैश्विक संबंधों के आधार पर किया जाता है। नियंत्रण के आधार पर जो किया जाता है उसमें आपको उदारवादी, समाजवादी मिश्रित हो जाएगा, और विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित हो जाएगा, और वैश्विक के संदर्भ में आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स खुली और बंद। देखिए विकास के आधार पर अविकसित, अवैकल्पिक और विकसित 3 तरह के होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग चैप्टर 2 अगला वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। और एनसीईआरटी सीरीज आपका स्टार्ट हो गया, सबसे पहले इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिटी करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, फिर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करेंगे, प्लस एक लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी का करने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।